हेलो एवरीवन। साथियों, बिहार 4 इंटीग्रेटेड बीएड का टीचिंग एप्टीट्यूड का ये हमारा अगला क्लास है। और पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या कि सिलेबस को लेकर कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारा जो 25 क्वेश्चन आता है और 25 मार्क्स का, इसका पूरा सिलेबस आपने जाना था। इसी सिलेबस का एक टॉपिक एक है टीचिंग, हमारा क्या है, यह शिक्षण अभिवृत्ति है, यानी कई बात करें तो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है। क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड है। और इसको लेकर हम जैसे कि बात करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर है, टीचिंग एप्टीट्यूड, एक टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा हमारा 25 नंबर का आता है। उसी का एक टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें 1 नंबर यहां से आपको दिलाएगा, यानी यह वीडियो आपको 1 नंबर जो है यह आपके प्रवेश परीक्षाओं में दिलाएगा। ठीक, तो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिवृत्ति, ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड कहता है कि शिक्षण एक सोची समझी क्या है, यह सोची समझी एक क्या है, यह सोची समझी एक प्रक्रिया है जो शिक्षार्थियों के ज्ञान, कौशल और उसके मूल्यों को विकसित करने के लिए डिजाइन की गई है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण एक सोची समझी प्रक्रिया है। टीचिंग, ठीक, कहता है वो शिक्षार्थियों को क्या करता है, उसके ज्ञान को, उसके नॉलेज को, साथ ही साथ उसके स्किल को और उसके मूल्यों को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कुछ सीखते हैं तो सीखने से क्या होता है, नॉलेज होता है, साथ ही साथ आपका स्किल डेवलप होता है और उसके मूल्यों की विकसित करने के लिए यानी एक डिजाइन, यानी एक खाका के रूप में, यानी आप कुछ भी सीखते हैं तो सबसे पहले आपको शिक्षार्थियों को क्या होता है, हम रहे या आप भी, ज्ञान होता है, साथ ही साथ हमारा ये कौशल होता है और नैतिक मूल्य या फिर अनेक मूल्यों का हमारा डेवलप होता है। इस प्रकार बात करें तो हमारा यह हो जाएगा। ठीक, अब हमारा है कि उसका मुख्य बिंदु क्या क्या रहने वाला है। मुख्य बिंदु जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मुख्य विषय, इसको हम पढ़ने वाले हैं कि मुख्य विषय को लेकर कहता है कि इसका मुख्य विषय क्या है। किसका मुख्य विषय? जो आप पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का मुख्य विषय। तो उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षण का क्या है, उसका क्या हमारा अर्थ है, साथ ही साथ उसकी परिभाषा को देखकर जानेंगे। शिक्षण का उद्देश्य, जैसे कोई भी आप टॉपिक पढ़ते हैं या कोई टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उस टॉपिक को पढ़ाने का कुछ ना कुछ उद्देश्य रहता होगा। आप अपने लाइफ को लेकर हो या एंट्रेंस को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं बिना एम का, उद्देश्य का कुछ नहीं होता है। अगर आप कहीं ना कहीं, अगर आप इस हमारे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं तो एक उद्देश्य के साथ आए हैं कि सर के यहाँ आए हैं तो हम 4 ईयर बीएड में क्या करें, हमारा एंट्रेंस जो है ये क्या हो, एंट्रेंस क्या हो साथियों, एंट्रेंस हमारा क्या हो, एंट्रेंस हमारा क्वालिफाइड हो। एंट्रेंस, आप एंट्रेंस के लिए ही आए ना, यानी शिक्षण का कुछ ना कुछ उद्देश्य है ना, क्या कि आप एंट्रेंस एग्जाम में क्या हो, क्वालिफाइड हो। ठीक, क्वालिफाइड के लिए आए हैं। शिक्षण के स्तर होते हैं, साथ ही साथ मूल्यांकन प्रणाली भी होता है। जैसे अगर आपने कुछ सीखा तो उसका हमारा क्या करना चाहिए, उसका मूल्यांकन कि आपने कितना सीखा। ठीक, समझ रहे हैं ना, ये सभी आपको पढ़ना है। अगला हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, उसी को हम अगला हमारा स्लाइड जो है, और उसी अगला स्लाइड में आप एक एक करके देखेंगे। जैसा कि देख पा रहे होंगे कि शिक्षण का अर्थ दिख रहा होगा आपको, ऊपर में क्या दिख रहा होगा, शिक्षण का अर्थ दिख रहा होगा कि हमारा शिक्षण का क्या अर्थ होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। लास्ट में हम एमसीक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रवेश परीक्षाओं में पूछे गए। कहता है कि शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि सीखने की प्रक्रिया को क्या बनाता है, सुविधाजनक बनाता है। इस चीज को आप गौर कीजिएगा। कहता है शिक्षण केवल जानकारी देना नहीं होता है, यानी अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं या कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो उसकी सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है, आपको सुगम बनाता है, आसान बनाता है। ठीक, कहता है यह एक द्विध्रुवीय, साथ ही साथ हमारा यह त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। कौन? शिक्षण। शिक्षण
कितना ध्रुवीय प्रक्रिया है, आप इसमें लिखा हुआ है यह एक द्विध्रुवीय और एक त्रिध्रुवीय भी होता है, लेकिन आपको याद रखना है कि शिक्षण त्रिध्रुवीय होता है। कॉपी में क्या लिखना है, शिक्षण त्रिध्रुवीय होता है। अब त्रिध्रुवीय में शिक्षण कैसे त्रिध्रुवीय होता है, इसको लेकर भी हम चर्चा आपको हम बता रहे हैं कि शिक्षण त्रिध्रुवीय कैसे होता है। अब जैसे ये त्रिध्रुवीय की बात हो रही है, त्रिध्रुवीय में आपको 3 ABCD करके मैं बता रहा हूं, ठीक। ए हमारा ये 3 आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और यह जो है ये आपके एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। दिया हुआ है कि शिक्षण प्रक्रिया है, ठीक, त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, और त्रिध्रुवीय में क्या होता है, पहला हमारा ए जो है, ए में क्या आता है, शिक्षक। ए में यानी पहला प्रथम हमारा एक ध्रुवीय में क्या आता है, एक ध्रुवीय में शिक्षक, ठीक। पहला शिक्षक आता है और एक ध्रुवीय क्या होता है, एक ध्रुवीय, ठीक। एक ध्रुवीय में हमारा क्या आता है, ये आता है हमारा टीचर। समझ रहे हैं ना। दूसरा में हमारा क्या आता है, शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी भी आता है। शिक्षक के साथ साथ हमारा क्या आता है, शिक्षार्थी भी आता है। किसमें, द्विध्रुवीय प्रक्रिया में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विध्रुवीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विध्रुवीय हो जाएगा। और तीसरा जो हमारा है त्रिध्रुवीय में, ये क्या आ जाएगा पता है, ये आपको आ जाएगा साथियों, शिक्षक के साथ साथ शिक्षक प्लस शिक्षार्थी के साथ साथ प्लस पाठ्यक्रम आ जाएगा। इस चीज को आप समझिए। आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षण हमारा 3 ध्रुवीय जो प्रक्रिया है, या अगर आप समझ रहे हैं कि 3 ध्रुवीय है, तो 3 ध्रुवीय में आपको एक ध्रुवीय में क्या क्या आ जाएगा, साथ ही साथ 2 ध्रुवीय में क्या आ जाएगा, और ये हमारा तीसरा है त्रिध्रुवीय। क्या है, त्रिध्रुवीय, ठीक। कुछ समझ रहे हैं ना। अगर आपसे पूछे तो शिक्षण क्या है, इस चीज को आप हटा लीजिए, इस चीज को आप हटा लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन आप क्रिएट करेंगे। मुख्य रूप से बताया गया है कि शिक्षक और शिक्षार्थी द्विध्रुवीय ले लिया, लेकिन शिक्षण जो है यह त्रिध्रुवीय आप मान के चलिए। तो उसमें क्या है, पहला में क्या आ गया हमारा, ये 3 स्लाइड करके आप इसे लिख सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। पहला हमारा है एक ध्रुवीय में सिर्फ टीचर आएगा, यानी सिर्फ एक शिक्षक आएगा। द्विध्रुवीय में शिक्षक के साथ साथ शिक्षार्थी भी आएगा। और त्रिध्रुवीय में नाम से यह स्पष्ट है, त्रिध्रुवीय यानी शिक्षक, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम शिक्षक, आपको सीख रहे हैं तो शिक्षार्थी, साथ ही साथ पाठ्यक्रम, आप जो कुछ पढ़ा रहे हैं ये भी, ठीक। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसे आप चाहे तो कॉपी में क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हमारा है शिक्षण के स्तर। तो शिक्षण के स्तर कौन कौन है, एक एक करके हम देखेंगे। पहला हमारा है स्मृति स्तर, यानी मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल पहले जो होता था साथियों, मैं आपको बता दूं एक जानकारी के लिए, मेमोरी जो होता था, यह मेमोरी, अब तो यूट्यूब का जमाना हो गया है, अब खट खट से सर्च करते हैं, मेमोरी तो बहुत पहले चलता था, ठीक। तो आप जब मेमोरी को लेकर एक थोड़ी बात जान लेते हैं कि जब आप दुकान वाले भैया के पास जाते थे और कहते थे भैया मुझे ना धड़कन मूवी डाउनलोड करके मेरे मेमोरी में डाल दीजिए ना,
भैया मुझे ना दिल जले मूवी इस मेमोरी में डाल दीजिए ना। तो दुकान वाले भैया क्या करते थे, अपने लैपटॉप में से कॉपी करके आपके मेमोरी में क्या कर देते थे, पेस्ट कर देते थे। तो कुछ किए, बस कॉपी पेस्ट, उसमें आपको कहीं दिमाग लगा रहे हैं नहीं ना। तो कहता है कि मेमोरी स्तर यानी स्मृति स्तर, और उसमें कहता है यह सबसे निचला स्तर है। इसमें रटने, रोट लर्निंग, इस चीज को समझिएगा आप। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चीज को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि रोट लर्निंग पे जोर नहीं देता है, यानी बच्चों को रटाना नहीं है, उसको क्या करना है, समझाना है। उसको क्या करना है, किसी चीज पर प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है। प्रॉब्लम, अगर मान लीजिए बच्चों को प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो क्या रटकर प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है? अगर मान लीजिए एक बार अगर इसको प्रॉब्लम आया, क्या लगता है सेम प्रॉब्लम दूसरा बार भी आएगा और उसको रट करके ये कर लेगा सही? कहेगा सर ऐसे कैसे हो सकता है, कोई रट करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो यही बात को मैं समझा रहा हूं। ये शिक्षण का जो स्तर होता है उसका सबसे निचला स्तर है, यानी कभी भी हम रोट लर्निंग पे यानी रटने पे जोर नहीं देना है। अगर आप एक टीचर हैं तो बच्चों को सोचने समझने, आगे हम देखेंगे कि किस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो कहता है इस पर जोर दिया जाता है। इसके हरवर्ड ये याद रखना है बस, हरवर्ड इसके क्या है, प्रतिपादक है। किसके प्रतिपादक हैं? मेमोरी लेवल के। ठीक, तो आपको क्या याद रखना है कि यह सबसे निचला स्तर है, साथ ही साथ ये याद रखना है कि हरवर्ड इसके क्या है, इसके क्या है, इसके प्रतिपादक है। ठीक, आप इसे अच्छे ढंग से देख लेंगे। अगला हमारा है समझ आधारित। ये हमारा है समझ आधारित यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसको हम यहां कर देते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल। जैसे किसी चीज को समझ के आधारित, तो कहता है यह तथ्यों को समझने से और उनके संबंधों को जानने पर केंद्रित होता है। ये जो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है यह समझ पर आधारित होता है। इसमें क्या करता है, किसी भी अगर कोई समस्या आया तो उसको समझने का, साथ ही साथ इसके जो है मोरिसन जो है इसके संपादक है। इसे आप याद रखिएगा, संपादक कौन है, प्रतिपादक कहे आप इसे कह सकते हैं। तो आप इसे क्या कहें, आप इसे प्रतिपादक कह सकते हैं, प्रतिपादक। ठीक, तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसके प्रतिपादक कौन हुए, मोरिसन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये समझ आधारित हमारा शिक्षण हो गया। और सबसे जो ध्यान देने की बात है यहां हम ध्यान देंगे, और यहां से प्रश्न भी आपके प्रवेश परीक्षाओं में पूछा जाता है कि ये पूछा जाता है, इसको आपको मेन यहां आना था, मुझे मेन कहां आना था, मुझे यहां आना था। ये आप चिंतन स्तर है, इसे आप मोस्ट VVI लगा लीजिए, मोस्ट VVI लगा लीजिए। रिफ्लेक्टिव लेवल, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। कहता है यह उच्चतम स्तर है, इसमें समस्या समाधान यानी फिर वही प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग।
बच्चे को ये बनाना है, उसके चिंतन स्तर पर ये हमको करना है। उसकी आलोचनात्मक सोच भी शामिल है। आलोचनात्मक का मतलब होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, इस पे चिंतन करना, इस पे अपना दिमाग लगाना। हंट इसके प्रतिपादक है। इसको आप हंट महोदय को याद रखेंगे, हंट इसके प्रतिपादक है। यानी सबसे जो बेस्ट होता है ये हमारा यही चिंतन स्तर होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। और इसके संपादक के रूप में आपको हंट महोदय को याद रखना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इंपोर्टेंट, ठीक, यह हमारा क्या है, यह हमारा चिंतन स्तर का सबसे उच्च स्तर है, यानी क्या है, सबसे बेस्ट है। बच्चों को क्या करेंगे, आपको इसी के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्विंग और आलोचनात्मक सोच बच्चों में डेवलप करना होगा। अगर आप एक टीचर हैं तो बच्चों के अंदर उस क्रिएटिविटी को बढ़ाना होगा ताकि बच्चे इस क्लास के बाहरी दुनिया के बारे में सोच सके, समझ सके, चिंतन कर सके, सही और गलत क्या है ये समझ सके। साथ ही साथ अगर उसके पास कोई भी समस्या आती है, मान के चलिए कि एक बच्चा है, एक बच्चा का नाम है, ठीक, एक बच्चा है, ठीक, और उसका नाम है, मान के चलिए, साक्षी। क्या है, साक्षी। साक्षी एक लड़की का नाम है, एक विद्यार्थी है। उसके पास अगर एक समस्या आया, फिर 2 दिन के बाद कोई दूसरा समस्या आया, 3 दिन के बाद फिर कोई तीसरा समस्या आया, उसकी सोच इतनी डेवलप है, उसने अपने दिमाग को इस तरह से बढ़ा दिया है कि एक प्रॉब्लम जैसे ही आया उसे खट से सॉल्व कर दिया। रट्टा मार के नहीं, समझ पर, दिमाग पे, कि अच्छा ये प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किए थे। दूसरा प्रॉब्लम आया, इसको ऐसे सॉल्व किए थे, दूसरा भी खट्टास। तीसरा कोई नया प्रॉब्लम आया, उसको भी खलास। कहने का मतलब ये हुआ कि इस बच्चे ने, साक्षी नाम की लड़की ने अपने दिमाग को इस तरह से डेवलप कर लिया कि उसके पास जैसे ही कोई नई समस्या आएगी उसको सॉल्व करते जाएगा। तो बच्चों में यही प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान कैसे होगा, उसकी सोच को बढ़ाना है। साथ ही साथ उसकी आलोचनात्मक सोच, माइंड को डेवलप करना है। अब डेवलप कैसे होगा, क्योंकि सर हम कैसे डेवलप करेंगे? अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो उसको करने दीजिए। अगर आप एक टीचर हैं और बच्चे आपके क्लास में कुछ कर रहे हैं, तो आप गौर से देखिए कि अच्छा बच्चा ये क्रिएटिविटी कर रहा है, ये कुछ बना रहा है, तो कुछ ना कुछ ये दिमाग लगा रहा है। तो सबसे बेस्ट यहां से ये होता है कि चिंतन स्तर हमारा कैसा हो, उच्चतम हो, और ऐसा उच्चतर हो जिसमें हम किसी चीज को समस्या समाधान कर सके। साथ ही साथ क्या सही है और क्या गलत है। अगर मान के चलिए कि इस लड़की को, साक्षी नाम की एक बच्ची को, क्या सही और क्या गलत पर एक समस्या आ जाए तो क्या सॉल्व नहीं करेगा? ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो समस्या को सॉल्व कर लेगी, क्योंकि उसको एक प्रॉब्लम आया, सॉल्व कर ली, दूसरा आया फिर सॉल्व कर ली, तीसरा आया फिर, सब हमेशा नया नया समस्या, ऐसा नहीं कि सेम समस्या। समझ रहे हैं ना? इसी तरह से आपके यहां से चिंतन स्तर में यहां से पूछा जा सकता है। ये प्रश्न आपके प्रवेश परीक्षाओं में आ सकते हैं और आएंगे ही, मैं उसी उम्मीद के साथ पढ़ा रहा हूं ताकि आपको आएगा ही। ठीक, अगला है, कहता है कि शिक्षण की क्या विशेषता, इसको लेकर पढ़ेंगे। कि हमारा शिक्षण की क्या विशेषता है।
शिक्षण कहता है कि एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो आप घर परिवार सब कुछ में समझ रहे हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, साथ ही साथ यह एक उद्देश्यपूर्ण होता है। आपका उद्देश्य क्या है कि सर हम आपके यहाँ आए हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए, आप हमको कैसे भी पास करवा दीजिए। आपका अंतिम उद्देश्य क्या है? एग्जाम को क्या है? क्वालिफाई, एग्जाम क्रैक। कोई तीसरा उद्देश्य से आप नहीं आए हैं, बस सर कैसे भी एग्जाम पास करवा दीजिए ना, मेरा कॉलेज में आ जाएगा ना। तो आप पढ़ इसीलिए रहे हैं ताकि आप पढ़ के अच्छे नंबर ला के कॉलेज में एडमिशन ले, फिर भविष्य में आप टीचर बने। तो आपका उद्देश्य है ना। तो कहता है कि शिक्षण क्या है? उद्देश्यपूर्ण है। इसमें संचार, कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण स्थान है। आप और हम जो समझ रहे हैं या सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आपको हम समझा रहे हैं। तो ये हम दोनों क्या कर रहे हैं? संचार कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो शिक्षण एक संचार का महत्वपूर्ण है। यह एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूअस, एक ऐसे 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 करके, जैसे क्या है सीखना, क्या है एक सतत प्रक्रिया है। बच्चे जन्म से लेकर जब तक खल्लास नहीं हो जाते हैं तब तक सीखते रहते हैं। जिस दिन खल्लास, सीखना बंद। मरने के बाद भी कोई सीखता है? कहेगा सर। उसके बाद हमारा आता है शिक्षण विधियां, यानी टीचिंग मेथड। ये आपको मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए, मोस्ट वीवीआई, और यहां से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए इस चीज को लेकर। और उसमें क्या प्रश्न पूछा जाएगा ये भी आपको हम चर्चा करेंगे। इसमें एक है कि शिक्षक केंद्रित विधि, यानी इसमें शिक्षक केंद्रित विधि में कौन कौन आ जाएंगे? व्याख्यान विधि जो है, यानी लेक्चर मेथड। कहेंगे सर टीचर लेक्चर देता है, यानी लेक्चर मेथड। टीचर लेक्चर देता है, लेक्चर मेथड, ताकि बच्चों को क्या कर सके? समझा सके, डेवलप करवा सके उसकी किस चीज को? उसकी मेंटल सोच को, उसकी चिंतन स्तर को। शिक्षार्थी केंद्रित विधि में कौन कौन आते हैं? प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है शिक्षार्थी केंद्रित विधि। प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसे प्रोजेक्ट चला दिए आप, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते? समझा सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को हम बढ़ा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा शिक्षार्थी केंद्रित हो जाएगा। जब भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको बच्चा बन के जवाब देना पड़ेगा। जैसे क्या है, यहां है एक है शिक्षार्थी केंद्रित, यानी क्या है? चाइल्ड को सेंटर में मानकर। यानी अगर आप एक टीचर हैं तो बच्चों के लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा आपको करना होगा। ठीक। उसके बाद हमारा आता है एक मिश्रित विधि। मिश्रित विधि में क्या आता है? चर्चा, समूह कार्य। जैसे अंतराक्षरी आप खेले होंगे, अंतराक्षरी में क्या एक लोग खेलते हैं? कहेगा नहीं सर ये तो ग्रुप में खेलते हैं, आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर, क्लास का लड़का एक साइड लड़की एक साइड। तो ये जो हमारा समूह कार्य कुछ करते हैं ये सभी हमारा मिश्रित विधि में आता है। यानी शिक्षण विधियां, शिक्षक केंद्रित में क्या आ जाएगा? हमारा व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। शिक्षार्थी केंद्रित में आ जाएगा प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा। मिश्रित विधि में क्या आ जाएगा? चर्चा, समूह कार्य, ये सभी हमारा किसमें हो जाएगा? मिश्रित में हो जाएगा।
तो आप इस चीज को समझ गए होंगे। अगला है, ठीक, अगला भी हम देख लेते हैं, अगला क्या पढ़ना है मुझे। ठीक, अगला आता है हमारा मूल्यांकन। मूल्यांकन, इस चीज को यहां से भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यहां से भी आपको मोस्ट वीवीआई लगा लीजिए। ठीक, मोस्ट वीवीआई मैं बता रहा हूं तो बता रहा हूं कि ये मोस्ट वीवीआई है तो मोस्ट वीवीआई है। मूल्यांकन, मूल्यांकन क्या होता है? जैसे आपने इस चैप्टर को पढ़ा और उसका हम टेस्ट ले लिए, मूल्यांकन हो गया कि आपने कितना सीखा। अब कहता है कि मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। अगर आपको हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो किस उद्देश्य के साथ पढ़ा रहे हैं कि ताकि आप उसे कुछ समझे, कुछ सीखे। अगर आप सीखेंगे ही नहीं तो मुझे पढ़ाने का क्या उद्देश्य रह जाएगा? क्या? इसीलिए ना टीचर टेस्ट लेते हैं ताकि बच्चे कितना समझे। अब मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक, टेस्ट ले लीजिए, दिख जाएगा कि कौन बच्चे कितना समझ गए हैं, कितना सीखे हैं, आपका पढ़ाया हुआ कितना अच्छा और कामयाब हुआ है। कहता है उसके बाद इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। एक होता है रचनात्मक मूल्यांकन, जिसको आप फॉर्मेटिव एवेल्युएशन कहते हैं, और एक होता है योगात्मक मूल्यांकन। कहता है रचनात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होता है क्या जो शिक्षण के दौरान कराया जाता है। यानी आप एक टीचर हैं जो क्लास ले रहे हैं, ठीक, और क्लास के दौरान ही ABCD करके सब बच्चे बैठे हुए हैं और एक टॉपिक को टीचर पढ़ा रहे हैं और उसी में से क्या किए, उन्होंने सवाल कर दिया, बच्चों ने इसका जवाब दिया। यह हमारा हो जाएगा शिक्षण के दौरान, यानी पढ़ाई के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन। और सबसे बेस्ट मूल्यांकन जो है ये रचनात्मक मूल्यांकन ही होता है। यह प्रश्न पूछा गया था एक बार। कहता है कि इसके बाद है हमारा योगात्मक मूल्यांकन, यानी समेटिव एवेल्युएशन पाठ्यक्रम के अंत में। यानी एक चैप्टर को किसी टीचर ने पढ़ाया, उसके बाद या उसके अगले दिन उन्होंने क्या कहा, बच्चों पढ़ के आइएगा, कल आपका टेस्ट है। बच्चों पढ़ के आइएगा, कल आपका टेस्ट है। टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बाद उसका क्या हुआ, मूल्यांकन करना चाहते हैं कि मैंने जो पढ़ाया उसके बाद बच्चों ने कितना सीखा। तो ये पाठ्यक्रम के बाद की बात हो रही है। दो चीज आपको याद रखना है, शिक्षण के दौरान रचनात्मक मूल्यांकन और पाठ्यक्रम के अंत में सम्मेटिव। नाम से ही स्पष्ट है, योगात्मक मूल्यांकन, योग करने की बात हो रही है। जैसे आपकी मम्मी ने आपको 500 रुपया दिए, बेटा या बेटी या बाबू सोना जाओ मार्केट से कुछ ले आओ, तो आप पहले से पता रहता है कि नहीं चीनी 22 रुपये देगा, इतना सामान ये होगा, इतना सामान ये होगा, नहीं ना। आप मान लीजिए 20 सामान लेने के लिए जाएंगे, कैसे पता चलेगा? तो आपने लेकर आया या दुकानदार को बोला कि भैया मुझे ये सामान दे दिए, उन्होंने ये लिस्ट तैयार कर दिया कि इसका ये मूल्य हुआ, इसका ये मूल्य हुआ। तो सामान जब रिटर्न आए तो आपने देखा क्या किया, इसका आपने योग किया, यानी पाठ्यक्रम के अंत में, यानी क्या, सब्जी खरीदने मार्केट जाने के बाद। तो ये हमारा योग की बात जब हो तो आप अंत में इसे ट्रिक से आप मान सकते हैं। अंत मतलब योग,
रचनात्मक मतलब अवधि में यानी शिक्षण के दौरान। इसको मत भूलिएगा, भूल जाइएगा तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक, इसको नहीं भूलना है, इसको भूलिएगा तो 1 नंबर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, और आप इसे अच्छे से समझ जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। ये नहीं कि गलत कर दीजिएगा और कहिएगा कि सर गलत हो गया, गलत नहीं होना चाहिए। मेरा बच्चा को टीचिंग एप्टीट्यूड में 25 आउट ऑफ 25 आना चाहिए। 22-23 भी चल सकता है, लेकिन 20 से कम नहीं, 20 से कम नहीं, 25 में 25 ठोक के आना है। उसके बाद है हमारा कक्षा प्रबंधन यानी क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि क्लास को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे उसको मैनेजमेंट करना है। तो कहता है यह एक प्रभावी कक्षा है जहां क्या अनुशासन बना रहे। स्वाभाविक है, अगर आप एक कक्षा ले रहे हैं उसमें 30 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं। क्या आपको लगता है कि डिसिप्लिन अगर नहीं बना रहे, आपके ग्रुप में 30 बच्चों में से 5 अलग होकर वह शैतानी कर रहा है, तो क्या आपको पढ़ाने देगा या पढ़ा पाएंगे? तो डिसिप्लिन जरूरी है, छात्र सक्रिय जरूरी है, बच्चे एक्टिव रूप में सक्रिय रूप से आपकी बातों को सुने, समझे और आप जो पढ़ा रहे हैं उसको गौर से सुने। सकारात्मक वातावरण, सकारात्मक वातावरण का मतलब क्या होता है? एक अच्छा वातावरण तैयार करें बच्चों के लिए और टीचर खुद के लिए भी, जहां वो अच्छे से पढ़ा सके। ठीक, तो ये हमारा क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे होगा इसको लेकर था। ठीक, अगला हमारा है, अगला है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, और इसमें कहता है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक, जिसमें कहता है शिक्षण सामग्री, ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टीचिंग एड्स की बात हो रही है। कहता है कि शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग किया जाता है। वो संसाधन कौन है? वही 3 संसाधन है, यही 3 संसाधन है जिसको आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पढ़ना पड़ेगा। यही 3 संसाधन है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने से पहले आपको समझना पड़ेगा। उसमें 3 चीज है, एक है दृश्य सामग्री, एक है श्रव्य, एक है दृश्य श्रव्य। जिसमें क्या है? इसमें दोनों है, दृश्य भी है और श्रव्य भी है। विजुअल जिसे आप सिर्फ देख सकते हैं, चार्ट पेपर, मॉडल या ब्लैक बोर्ड। श्रव्य में क्या है? टेप रिकॉर्डर जिसमें आप सुन सकते हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या वीडियो के माध्यम से आप वीडियो देख रहे हैं, साथ ही साथ आप मुझे सुन रहे हैं, यानी मुझे देखने के साथ साथ आप सुन भी रहे हैं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ऑडियो के साथ साथ ये हमका विजुअल भी आप देख पा रहे होंगे। प्रोजेक्टर, इंटरनेट, आप यूट्यूब पे जाते हैं, खटाखट मारते हैं, ये मूवी धड़कन, दिल जले, हमारा अलग अलग क्या करते हैं, जियो हॉटस्टार पे जाके सीरियल देखते रहते हैं। यूट्यूब पे सीरियल देखते हैं लड़की लोग। तो सीरियल में क्या होता है कि आप वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी सुनते हैं, यानी सुनने के साथ साथ आप देखते भी हैं, तो उसे दृश्य यानी देखते भी हैं और सुनते भी हैं। इसे आप याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाएगा। ऑडियो विजुअल एड्स में आपको दे देगा कि इंटरनेट क्या है। ठीक, वैसे भी एआई का युग हो गया है, तो आप ये प्रश्न आपसे 1 नंबर का बन सकता है, इसे आप स्किप मत कीजिएगा। ठीक, अच्छे से इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक, अगला हमारा अभ्यास प्रश्न है और इस अभ्यास प्रश्न में आपने कितना पढ़ा और इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। जैसे कहता है कि शिक्षण का स्मृति स्तर
किसने दिया? ये हर्बर्ट का महोदय है। मूल्यांकन का सबसे अच्छा प्रकार कौन है? तो रचनात्मक मूल्यांकन, जैसा मैंने पहले ही बताया। इसमें दो है मूल्यांकन में, एक होता है रचनात्मक, ठीक, यह क्या है? यह अवधि के दौरान, शिक्षण अवधि के दौरान पढ़ना है, टेस्ट लेना है बच्चों को, यह हमारा रचनात्मक मूल्यांकन है। योगात्मक कब है? जब पाठ्यक्रम के अंत हो जाएगा, उसके बाद जो टीचर टेस्ट लेते हैं। ये शिक्षण रचनात्मक मूल्यांकन होता है शिक्षण अवधि के दौरान, जब टीचर पढ़ा रहे हैं उस बीच में बच्चों से कुछ पूछ दिया और लग गया कि हाँ बच्चे हम पढ़ाए हैं, बच्चे कुछ सीखे हैं, तो ये हमारा रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। ठीक, रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, एक एक करके हम देखेंगे। कहता है शिक्षण एक क्या है? एक कला और विज्ञान दोनों है। छात्र केंद्रीय शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? सक्रिय भागीदारी। अगर आप एक टीचर हैं और बच्चे से अगर आप आशा रखते हैं तो बच्चों को क्लास में एक्टिव रूप में रखना पड़ेगा ताकि बच्चे कुछ सीखे समझे। कहता है सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षण कौशल में सुधार। आपको ऐसे ही याद रख लेना है जिससे आपको क्या हो, आपके प्रवेश परीक्षाओं में जब भी प्रश्न पूछे तो आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद छठा हमारा है कि शिक्षण का उच्चतम स्तर कौन है? तो चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में भी हम एग्जाम्पल दिए थे, साक्षी का जो उदाहरण दिए थे वो चिंतन स्तर में दिए थे कि उसमें क्या होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो है वो बहुत जल्दी कैपेसिटी होता है सॉल्विंग, और यही जो है पढ़ाना है और यही सबसे बेस्ट होता है। बच्चों को यही देना है कि चिंतन स्तर के बारे में उसको पढ़ाना है। व्याख्यान विधि मैंने पहले ही बताया। लेक्चर कौन देता है? टीचर। ट्रिक से याद रख लीजिए। प्रभावी शिक्षा निर्भर करता है शिक्षक और छात्र के संबंध के बीच। एक अच्छा इफेक्टिव क्लासरूम हो या फिर शिक्षण हो तभी हो सकता है जब शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भागीदारी हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि अगर आप टीचर हैं अब बच्चे कुछ भी करेंगे तो आप पढ़ा पाइएगा, नहीं पढ़ा पाइएगा, बच्चे शैतान बहुत होते हैं। रॉबर्ट गैंगन ने शिक्षण के कितने चरण बताए? 8 चरण। कक्षा में संचार की बाधा का क्या है? जैसे ही क्लास में हमारा शोर होगा तो हमारा अच्छा क्लासरूम नहीं हो पाएगा। यह टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड का था और अगले वीडियो में हम लर्निंग को लेकर पढ़ेंगे कि अधिगम क्या होता है। और आपने इस वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड में जितना पढ़ा यह टॉपिक को मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम लर्निंग को लेकर पढ़ेंगे। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8340182235 या गूगल प्ले स्टोर पे टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, या इस अगर आप इस ऐप पे देख रहे हैं तब तो और अच्छी बात है, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक, इस ऐप को जैसे किसी फेसबुक इंस्टाग्राम किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं ऐसे ही इस ऐप को डाउनलोड करना होगा, या फिर आप इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। खुश रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।